गृह नीति यानी घर चलाने की डिप्लोमेसी। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही क्लासिक कहानी के जरिए परिवार में हार्मनी मतलब सद्भाव बनाए रखने की जो कभी ना खत्म होने वाली मुश्किलें हैं ना, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत एक बहुत ही सीधे और शायद बहुत ही जाने पहचाने सवाल से करते हैं। क्या कभी किसी के घर में सास और बहू के बीच एक कोल्ड वॉर छिड़ा है? यही वो सवाल है जो हमें सीधा इस कहानी के दिल में ले जाता है। और सच कहूं तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जो शायद कई घरों का आईना भी है। तो कहानी का सीन कुछ ऐसा है, घर में एक घरेलू शीत युद्ध चल रहा है। मतलब घर में जैसे बारूद की गंध फैली हो। रमेश जो बेटा है दिन भर की थकान के बाद ऑफिस से घर आता है, सोचता है कि चलो अब थोड़ा सुकून मिलेगा, लेकिन घर में घुसते ही उसे शांति नहीं बल्कि एक अजीब सा तनाव महसूस होता है। और ये माहौल बनाया है उसकी अपनी माँ ने, जो पुराने ख्यालों की है और किसी बात पर बहुत नाराज हैं। और माँ की नाराजगी जाहिर भी हो जाती है। वो रमेश से कहती हैं, ये घर अब घर नहीं धर्मशाला बन गया है। तुम्हारी बीवी महारानी जी, अब मुझसे नहीं सहा जाता। सोचिए, कहानी की शुरुआत में ही माँ का पूरा नजरिया साफ हो जाता है। सिर्फ इस एक लाइन से पता चल जाता है कि वो अपनी बहू प्रभा से कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी हैं। और इस सब के बीच में फंसा है रमेश। बेचारा दो पार्टों के बीच में पिस रहा है। एक तरफ है माँ, जिनका अपना कर्तव्य निभाने का तरीका है, और दूसरी तरफ है प्यार मतलब उसकी पत्नी। ये एक बेटे की बहुत बड़ी दुविधा है। अपनी माँ की पारंपरिक उम्मीदों और अपनी पत्नी की मॉडर्न सोच के बीच वो बुरी तरह से फंस गया है। तो माँ की शिकायतें क्या हैं, जरा सुनिए। प्रभा देर से सोकर उठती है, घर के काम करने के बजाय बस किताबें पढ़ती रहती है। ना तो मेरा सम्मान करती है, ना घर आए मेहमानों का। उसे कोई शर्म लिहाज ही नहीं है। और सबसे बड़ी शिकायत, वो मेरे बेटे को मेरे ही खिलाफ कर रही है। अब देखिए, ये सिर्फ शिकायतें नहीं हैं, ये असल में दो पीढ़ियों के बीच जो वैल्यूज का टकराव होता है ना, उसे दिखाती हैं। और फिर माँ अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करती हैं। वो रमेश को कुछ ऐसा कहती हैं जो किसी भी बेटे को चुभ जाए। वो कहती हैं, तुम तो उसके गुलाम हो गए हो, जोरू के गुलाम। ये एक ऐसा ताना था जो सीधा रमेश की वफादारी और कह सकते हैं इसकी मर्दानगी पर सवाल उठा रहा था। तो असल में ये झगड़ा है किस बात का? बात सिर्फ देर से उठने या किताबें पढ़ने की नहीं है। झगड़ा है दो अलग अलग दुनियाओं का, दो अलग अलग विचारधाराओं का। रमेश के लिए पत्नी एक बराबर की पार्टनर है, लेकिन उसकी माँ के लिए पत्नी का मतलब है परिवार की सेवा करने वाली। एक के लिए सम्मान चरित्र से मिलता है, दूसरे के लिए उम्र से। एक के लिए प्यार आपसी सहयोग है, दूसरे के लिए सेवा। यही इस पूरे संघर्ष की जड़ है। और जब कोई और बात काम नहीं आती तो माँ वो कार्ड खेलती हैं जो शायद सबसे असरदार होता है, इमोशनल ब्लैकमेल। वो कहती हैं, एक कल की आई छोकरी के लिए माँ को भूल गए। वो उसे याद दिलाती हैं कि कैसे उन्होंने विधवा होकर अकेले उसे पाला पोसा। अपने सारे बलिदानों का वास्ता देती हैं। अब तक तो ये सब माँ और बेटे के बीच चल रहा था, लेकिन अब कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। ये जो कोल्ड वॉर था ना, अब वो एक हॉट वॉर में बदलने वाला है। क्योंकि प्रभा, जो बाहर सब कुछ सुन रही थी, वो कमरे के अंदर आ जाती है और फिर टकराव का विस्फोट होता है। प्रभा और चुप नहीं रहती। वो अपनी सास को नहीं बल्कि पहले अपने पति रमेश की तरफ मुड़ती है और कहती है, जो पति अपनी पत्नी की निंदा सुनता रहे वो पति बनने की योग्य नहीं। वाह, क्या लाइन है! ये सीधा रमेश की चुप्पी पर, उसके एक्शन ना लेने पर एक करारा तमाचा था। और फिर वो अपनी सास की तरफ देखकर कहती है, मैं यहाँ लौंडी बनकर नहीं आई हूँ, मैं तुम्हारी जीवन संगनी बनकर आई हूँ। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये प्रभा का अपनी पहचान, अपने आत्मसम्मान का ऐलान था। वो साफ कर देती है कि उसे एक नौकरानी की तरह ट्रीट करना मंजूर नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रभा जिद्दी है या सीखना नहीं चाहती। वो आगे कहती है, अगर कोई मुझे कुछ सिखाना चाहता है तो माँ की तरह प्रेम से सिखाए, मैं सीखूंगी, झुकूंगी भी। मतलब वो कह रही हैं कि वो प्यार और अपनेपन के आगे झुकने को तैयार है, लेकिन जबरदस्ती और शासन के आगे नहीं। तो अब घर का माहौल एकदम गर्म हो चुका है, खुला संघर्ष शुरू हो गया है। यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। अब रमेश क्या करेगा? यहीं पर सामने आती है एक पति की चतुर कूटनीति। देर रात जब वो प्रभा से बात करता है तो वो लड़ाई नहीं बल्कि एक बहुत ही चालाक रणनीति अपनाता है।
और रमेश की इसी रणनीति को प्रेमचंद ने नाम दिया है गृह नीति। ये क्या है? ये है घरेलू डिप्लोमेसी की कला। मतलब घर में शांति बनाने के लिए कभी-कभी कड़वे सच के बजाय चतुराई और स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो रमेश की ये दो तरफा स्ट्रैटेजी थी क्या? बहुत ही कमाल की थी। देखिए, उसने क्या किया। पहले वो प्रभा के पास गया और उससे कहा कि माँ तो तुम्हारी तारीफ कर रही थी, उनका दिल बदल गया है। ये एक मनगढ़ंत बात थी। फिर वो अपनी माँ के पास गया और उनसे कहा कि प्रभा को बहुत पछतावा हो रहा है और वो अब आपका बहुत सम्मान करेगी। ये भी एक मनगढ़ंत बात थी। मतलब लक्ष्य एक ही था, दोनों को ये यकीन दिलाना कि शांति की पहल दूसरी तरफ से हुई है। जैसे वो प्रभा से कहता है, अरे माँ तो कह रही थी लड़की नाजुक है, उन्हें तो इस बात की चिंता थी कि सुबह सुबह जल्दी उठने से तुम्हें कहीं ठंड ना लग जाए। अब सोचिए, ये सुनने के बाद प्रभा का गुस्सा कैसे नहीं पिघलेगा। यही था वो मीठा झूठ जिसने असर करना शुरू कर दिया। और रमेश की इस डिप्लोमेसी का नतीजा बिल्कुल जादू जैसा था। जो घर कल तक युद्ध का मैदान बना हुआ था, वो अब एक स्वर्ग बन गया। घर पूरी तरह से बदल गया। मतलब घर के जो वैल्यूज थे, उनमें एक बड़ा बदलाव आया। पहले जहाँ शासन और अधिकार की बात होती थी, अब वहाँ त्याग और समझ ने जगह ले ली थी। और जहाँ कल तक सिर्फ कड़वाहट थी, अब वहाँ मिठास घुल गई थी। और ये हुआ कैसे? ये एक मनोवैज्ञानिक मास्टर स्ट्रोक था। पत्नी ये मानकर बदल गई कि उसकी सास बदल गई है, और सास ये मानकर बदल गई कि उसकी बहू बदल गई है। दोनों ने खुद को इसलिए सुधारा क्योंकि उन्हें लगा कि सामने वाले ने शांति का हाथ बढ़ाया है। और यहीं पर हमें इस कहानी का सबसे बड़ा सबक मिलता है, एक ऐसी सीख जो इंसानी रिश्तों की बहुत गहरी समझ देती है। कभी-कभी एक छोटा सा मीठा झूठ 100 कड़वे सच से बेहतर होता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या रमेश ने जो किया वो एक मीठा झूठ था या एक बहुत ही कुशल गृह नीति? हो सकता है उसका तरीका नैतिक रूप से 100% सही ना हो, लेकिन क्या उसकी समझदारी और घर को जोड़ने की नीयत पर कोई शक कर सकता है? ये सोचने वाली बात है।